मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। वो है आरएनए वर्ल्ड और दूसरा है रेप्लिकेशन। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, एक है आरएनए वर्ल्ड और दूसरा है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आरएनए वर्ल्ड से। छोटा सा टॉपिक एनसीईआरटी के पीछे में, और इस आरएनए वर्ल्ड के बारे में क्या बताया गया। बेसिकली 5-6 लाइन जो एनसीईआरटी के ना, इसको कम से कम 10 टाइम्स तुम लोग पढ़ना, 10 टाइम्स, हर लाइन को बार बार पढ़ना। और मैं इसको आपको समझा रहा हूं आरएनए वर्ल्ड। इस आरएनए वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले जो भी ऑर्गेनिज्म आए उनमें आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल था। क्या, कौन सा जेनेटिक मटेरियल था? आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल था। लेकिन दुर्भाग्य से आरएनए स्टेबल कंपोनेंट नहीं था। एक जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में आरएनए था, लेकिन हम लोग ये कहें कि आरएनए परफेक्टली जेनेटिक मटेरियल के रूप में जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी, उन सभी प्रॉपर्टी को ये कैरी नहीं कर पा रहा था। कौन? आरएनए। जिसकी वजह से बार बार आरएनए डैमेज्ड हो जाता था, आरएनए यूज्ड अप हो जाता था, आरएनए किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता था। ऐसे केसेस में जब आरएनए को सिर्फ और सिर्फ डीएनए बना, जेनेटिक मटेरियल के रूप में प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के रूप में काम करना था, उस समय ये किसी और प्रॉपर्टी में भी इन्वॉल्व हो जाता था। तो ये परफेक्शन के साथ काम नहीं कर पा रहा था। तो हम लोग शुरू करते हैं। हम जो आरएनए के बारे में आज जानते हैं उसकी बात करते हैं। आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड थ्रेड है और डीएनए को हम लोग डबल स्ट्रैंडेड थ्रेड मानते हैं। ये दिखा रहे हैं डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। लेकिन आरएनए की जब बात करते हैं तो कहते हैं आरएनए इज ए सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। सिंगल स्ट्रैंड, स्ट्रैंड शब्द का मतलब होता धागा, स्ट्रैंड शब्द का मतलब होता धागा, है ना। तो सिंगल धागे का बना हुआ है, जबकि डीएनए दो धागे का बना हुआ है। डीएनए दो धागे का बना हुआ है, एक सिंगल धागे का बना हुआ है और दूसरा। तो क्या क्या हम लोग जान गए कि आरएनए जो था, इसका मतलब आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल था। तो पहला पॉइंट ये हो गया, आरएनए वाज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, है ना। हम लोग आरएनए वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल था, वाज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। अब आ जाओ, लाइफ के जो प्रोसेस होते हैं वो सेल में दिखाई देते हैं। लाइफ में जो प्रोसेस होते हैं जैसे मेटाबॉलिज्म है ना, तो वो जो एक्टिविटी होती है, दीज ऑल एक्टिविटीज आर गवर्न्ड अराउंड सेल। सेल के चारों तरफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती रहती है। सेल के चारों तरफ ही और भी एक्टिविटी होती है, सेल के अंदर भी एक्टिविटी होती है। फोटोसिंथेसिस होना हो, रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है ना, तो मेटाबॉलिज्म ये प्रोसेस जो होता है वो होता है, एसेंशियल लाइफ का प्रोसेस होता है, जो इन एंड अराउंड द सेल, सेल के आसपास होता रहता है। इन एंड अराउंड द सेल होता रहता है। ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। तो पहले इस पॉइंट को भी लिखे हम लोग कि एसेंशियल लाइफ प्रोसेस लाइक मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग एटसेट्रा इवॉल्व अराउंड आरएनए। ये सभी प्रॉपर्टी आरएनए के से इन्वॉल्व हुई है, आरएनए के आसपास होती, इवॉल्व अराउंड आरएनए। तो देख, यहां से शुरू किए हम लोग कि आरएनए वाज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल था। इवोल्यूशन के दौरान जब शुरुआत में कुछ प्लांट्स या कुछ एनिमल्स आए, तो जो भी ऑर्गेनिज्म आया उनमें सबसे पहले इवोल्यूशन में आरएनए ही आया होगा। आरएनए की एक प्रॉपर्टी थी कि जब हम लोग अभी डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन आपको बताएंगे तो दो शब्द बताएंगे। एक डीएनए से आरएनए का बनना, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, डीएनए से आरएनए का बनना, और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। तो ट्रांसलेशन और आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन। तो ये दो शब्द अभी हम लोग इसको पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन क्या हुआ, डीएनए के सेगमेंट पे आरएनए का बनना, और ट्रांसलेशन क्या हुआ, आरएनए से फिर फर्दर प्रोटीन का बनना। तो देखो ध्यान से, डीएनए के सेगमेंट पे आरएनए के बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते थे। इस आरएनए के बनने के बाद कई बार आरएनए का कुछ एक्टिव कुछ नॉन एक्टिव एरिया दिखाई देता है। ये मान लो एक्टिव है, ये एक्टिव है, ये एक्टिव है, ये बाकी के नॉन एक्टिव एरिया हैं। अब
इस नॉन एक्टिव एरिया से आरएनए अपना कोई काम नहीं करेगा, बल्कि उसको काट के रिमूव कर देगा। हम लोग एक कैंची ले लो, इसको यहां पे यहां पे यहां पे काट के जो फंक्शन करने वाले आरएनए के एरिया थे उनको जोड़ दिए। तो ये जो बना इसका नाम रखेंगे फंक्शनल आरएनए। क्या नाम रखेंगे? और ये जो आरएनए था ये पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ तुमको हम एक शब्द समझाना था स्प्लाइसिंग, उसी के लिए ये बता रहे हैं। तो ये जो कैंची से काटे, कैंची से नहीं काटते हैं हम, एंजाइम से काटा जाता है। सेल के अंदर ऑटोमेटिकली ये कटिंग होती है विच इज गवर्न्ड बाय एंजाइम। तो एंजाइम से काटा जाता है, ध्यान रखना किससे काटा गया? एंजाइम यूज्ड होता है काटने के लिए। कौन यूज्ड हुआ? एंजाइम यूज्ड हुआ। किस काम के लिए? कटिंग करने के लिए। अब इस कटिंग को काटने के लिए एंडोन्यूक्लियस एक नाम रख रहे हैं, अभी बता रहे हैं, कई नाम बताएंगे। अभी जो बता रहे हैं वो सिर्फ इस शब्द को समझने के लिए, इसलिए तुम्हारा कंसंट्रेशन स्प्लाइसिंग पे होना चाहिए। ये बता रहे हैं मेथड, ये हम अभी डिटेल्स में पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो देखो क्या हुआ, तो ट्रांसलेशन और स्प्लाइसिंग। ट्रांसलेशन क्या हुआ? आरएनए बनने के बाद जो प्रोटीन बना, इतने पोर्शन को ट्रांसलेशन कहते हैं। और डीएनए से जो आरएनए बना, इस आरएनए में कुछ पोर्शन काम का था और कुछ बिना काम का। काम वाले को वे भी बना दिए, तो वे भी सारे पोर्शन को कट करके जोड़ देना है, और स्ट्रेट लाइन जो बिना काम का था इसको रिमूव कर देना। इस फंक्शन को हम लोग स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो स्प्लाइसिंग भी आरएनए के चारों तरफ हो रहा था। ट्रांसलेशन, आरएनए से प्रोटीन बनना, यह भी आरएनए ही कर रहा था। कौन कर रहा था? ये आरएनए ही कर रहा था। देखो ध्यान से जरा समझो और सुनो। इसका मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जो कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो रही थी उसमें आरएनए रोल प्ले कर रहा था। कौन रोल प्ले कर रहा था? आरएनए एक अच्छा खासा रोल प्ले कर रहा था। तो आरएनए वाज यूज्ड टू एक्ट बोथ एज जेनेटिक मटेरियल एंड कैटालिस्ट। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग बताने जा रहे हैं कि ये स्प्लाइसिंग एटसेट्रा ये सब किसके चारों तरफ हुआ? अराउंड आरएनए हुआ। और आरएनए दो काम करता है भाई, दो काम करता है। एक तो जेनेटिक मटेरियल के रूप में और एक कैटालिस्ट के रूप में। अब देखो ध्यान से, यहां पे हम लोग कैटालिस्ट जब हम किसी केमिकल सब्सटेंस में डालते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन को चेंज कर देता है। ध्यान से सुनो, हम स्पीड अप नहीं बोले, हम क्या शब्द का प्रयोग किए? चेंज कर देता है। एक केमिकल रिएक्शन हो रहा था, कैटलिस्ट डाल दिए। कैटलिस्ट डालने से यह रिएक्शन तेज भी हो सकता है और स्लो भी हो सकता है। तो कैटलिस्ट का काम होता है टू चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनके रिएक्शंस के स्पीड को चेंज करता है। इट मे इंक्रीज, इट मे डिक्रीज। और ऐसे केमिकल सब्सटेंस को कैटलिस्ट कहते हैं। आरएनए का दुर्भाग्य यही था कि ये कैटलिस्ट की तरह भी काम करता था। ये जेनेटिक मटेरियल तो था, इनिशियल्स ऑर्गेनिज्म में ये जेनेटिक मटेरियल भी था, लेकिन ये कैटलिस्ट की तरह भी काम करता था। और एक कैटलिस्ट हम लोग नाम लिखे राइबोजाइम, नहीं ये आरएनए से बना है वर्ड, राइबो है ना, जाइम, इंजाइम। तो ये कैटलिस्ट है जो आरएनए से बना हुआ था। नॉर्मली इंजाइम डीएनए से बनते हैं, है ना। नॉर्मली इंजाइम क्या होते हैं? डीएनए से बनते हैं आरएनए, और आरएनए से बनता है प्रोटीन, ऑल प्रोटीन सारी इंजाइम। तो राइबोजाइम एंड नॉट बाय प्रोटीन इंजाइम। कुछ इंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। बेसिकली हम लोग कहते हैं, जब हम लोग एंजाइम पढ़ाएंगे तो बताएंगे ऑल एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन। तो इसीलिए ये शब्द आ गया कि एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं। यहां पे एक अलग सा केस तुमको बताया जा रहा है कि दिस कैटलिस्ट इज राइबोजाइम, ये आरएनए का है, नॉट बॉप प्रोटीन। ये आरएनए का है। राइबोजाइम किससे बना है? ये आरएनए का बना हुआ है, नॉट बाय प्रोटीन। ये एक अलग सा फीचर है, ये डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि बाकी जगह प्रोटीन में जो एंजाइम्स होते हैं उसमें प्रोटीन का पार्ट होता है। कह सकते हैं हम लोग कि ऑल एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन।
तो ये सेकेंड पॉइंट तुम्हारा क्लियर हुआ। सम मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय राइबोजाइम। अब हम लोग कह रहे हैं कि कुछ ये आरएनए से बने हुए एंजाइम कुछ कुछ केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। राइबोजाइम जो आरएनए का बना हुआ एंजाइम था, कुछ कुछ केमिकल रिएक्शंस को ये कंट्रोल करता है। वहां पे जहां पे ये काम करता है वहां पे प्रोटीन एंजाइम जैसे राइबोन्यूक्लियेज जो काटने का काम करता है, क्लीवेज मतलब कट करना, राइबोन्यूक्लियस पी, स्नर्प, स्प्लाइसिंग, ये सब वर्ड अभी इसका पूरा हम लोग को अभी इसका मीनिंग लिखना है पूरा। तो अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, स्प्लाइसिंग मतलब बताए काटने वाला एंजाइम है ना। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज अमीनो एसिड को ट्रांसफर करने वाला, पेप्टाइल ग्रुप को ट्रांसफर करने वाला एंजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। ये सब जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे थे ये सब के सब प्रोटीनेशियस एंजाइम हैं। दे ऑल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। सिर्फ एक ही यहां पे एंजाइम का नाम लिखे, राइबोजाइम, विच इज आरएनए। जो आरएनए है कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा था। अब कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा था, इसीलिए किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जा रहा था। आरएनए बेचारे का काम था जेनेटिक मटेरियल के रूप में रहना, लेकिन एक केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया तो ये उसके साथ रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर गया। जो ही ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, ये अब कैरी किसको, जेनेटिक मटेरियल को कैरी करने का काम नहीं कर रहा है। अब ये कैटलिस्ट की तरह काम करने लगा। यही आरएनए का दुर्भाग्य था। यही क्या किसका दुर्भाग्य था? आरएनए का दुर्भाग्य था ये। अगर ये दुर्भाग्य नहीं होता तो आज हम लोग डीएनए नहीं आरएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में पढ़ते। इट वाज द दुर्भाग्य ऑफ आरएनए दैट बीइंग ए कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट होने के चलते रिएक्टिव हो जाता था और रिएक्शन में घुस जाता था, पार्टिसिपेट कर जाता था, मीनिंग बाय अनस्टेबल हो जा रहा था। क्या हो रहा था? ये अनस्टेबल हो रहा था। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। इसका मतलब हो गया हेंस डीएनए हैज इवॉल्व अराउंड आरएनए। इसीलिए एक दिन आरएनए बैठा और सोचने लगा, आरएनए लोग बैठा जितना आरएनए था, और अपना एक मीटिंग बुलाया ये लोग। अपने मीटिंग में आरएनए सोचने लगा कि कहाँ हम लोगों से गलती हो रही है। तो उसी में से कोई आरएनए खड़ा हुआ और बोला कि हम लोगों से गलती हो रही है कि हम लोग तो घुस जा रहे हैं, रिएक्शंस में घुस जा रहे हैं, हम लोग कैटलिस्ट की तरह काम करने पर। तो हम लोग जब इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हम जेनेटिक्स में मॉलिक्यूलर को, जीन को कैसे आगे लेके जाएंगे। तो सभी आरएनए ने एक सलाह ली, आपस में एक बातचीत की और कहा कि ऐसा करते हैं, हम लोग अपने सरफेस से एक नया जेनेटिक मटेरियल बना देते हैं और उसको ये काम सौंप देते हैं कि आज के बाद तुम जीन को कैरी करने का काम करना। और वो आरएनए बनाया, डीएनए। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ आरएनए डीएनए वाज मेड। डीएनए बना दिया कौन? आरएनए। तो डीएनए, हेंस डीएनए हैज इवॉल्व अराउंड आरएनए। आरएनए के चारों तरफ कौन इन्वॉल्व हो गया? एक नया प्रोडक्ट बना जिसका नाम रखा गया डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड। ये इवॉल्व हुआ किसके चारों तरफ? अराउंड आरएनए। अराउंड आरएनए, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, अराउंड आरएनए। फिर हम लोग आते हैं विथ केमिकल मॉडिफिकेशन दैट मेक इट मोर स्टेबल। लेकिन कैसे बना भाई? कुछ परिवर्तन आया, कुछ परिवर्तन आया। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड था, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड था, ये डबल स्टैंडर्ड हो गया। पहला परिवर्तन क्या हो गया? ये डबल स्टैंडर्ड हो गया। दूसरा परिवर्तन, इसमें यूरासिल मिलता था, अब ये परिवर्तित होके चेंज हो गया, इसमें थायामीन मिलने लगा। यूरासिल मिलता था आरएनए में, उसके बदले अब जब ये डीएनए में कन्वर्ट हुआ, जब ये देखो कैसे डीएनए बना रहे हैं, पहले ये सिंगल स्ट्रैंडेड था, बाद में ये हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया। हेलिकल स्ट्रक्चर बनाने के बाद यहां पे और यहां पे मिलने वाले बेसेस के बीच में बॉन्डिंग भी हो गई, बॉन्डिंग भी हो गई। एडेनिन और थायामीन के बीच में बॉन्डिंग हो गई, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ गया। तो देखो जरा सा, ये ज्यादा स्टेबल होगा या ये ज्यादा स्टेबल होगा?
डीएनए ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये जो मॉडिफिकेशन हुआ इसके बॉडी पे हुआ, आरएनए, कुछ आरएनए हैज कन्वर्टेड इनटू डीएनए। क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ? थायामीन आ गया यूरासिल की जगह पे, ये अब डबल स्ट्रैंडेड हो गया। डबल स्ट्रैंडेड होने के बाद अब बॉन्डिंग भी हो गई, एडेनिन थायामीन से, साइटोसिन गुआनिन से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता चला गया, अब ये ज्यादा स्टेबल हो गया। तो डीएनए बिकम मोर स्टेबल। तो कैसे बना, हम लोग इसको डिस्कशन किए। हैंस डीएनए हैज इवॉल्व अराउंड आरएनए विथ केमिकल मॉडिफिकेशन। क्यों केमिकल बोले? तुम बताओगे कि सर इसलिए बोले क्योंकि यूरासिल की जगह पे कौन आ गया? थायामीन आ गया। केमिकल चेंजेस हुआ ना, एक केमिकल चेंजेस भी हुआ, केमिकल मॉडिफिकेशन भी हुआ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारे नीट के लिए। इज इट फिजिकल मॉडिफिकेशन? यस, फिजिकल तो हुआ ही हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज ए केमिकल मॉडिफिकेशन, बिकॉज इंस्टेड ऑफ थायामीन, उल्टा बोल रहे हैं, इंस्टेड ऑफ यूरासिल थायामीन केम, ये आ गया और पूरे चीजों को बदल दिया, रूप बदल गया। नेक्स्ट आते हैं, दैट मेक इट मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल हो गया। डीएनए बीइंग डबल स्ट्रैंडेड, अब क्या था? डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हो गया और कॉम्प्लीमेंट्रेशन स्ट्रैंड बन गया। दो स्ट्रैंड को कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, एक दूसरे का पूरक कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर एडेनिन है तो यहां पे थायामीन है, जिनके बीच में बॉन्डिंग हो सकती है। यहां पे अगर गुआनिन है तो यहां पे साइटोसिन है, इनके भी बीच में बॉन्डिंग होगी। इसी तरह से GAT कुछ भी लिख दें, इसके सामने इसका कॉम्प्लीमेंट्री ही था। तो इस तरह से एक डबल हेलिकल बॉन्डेड स्ट्रक्चर बन गया जिसका नाम दिया गया डीएनए। कौन बनाया भाई? अरे ये बनाया आरएनए। क्यों बनाया? क्योंकि वो इन्वॉल्व हो जाता था, वो कैटलिस्ट की तरह काम करने लगता था। अपनी मीटिंग में ये डिस्कशन किया कि आज हम लोग एक नए चीज को बना देते हैं और इसको ये जिम्मेदारी दे देंगे, और ये जिम्मेदारी दे दी गई किसको? डीएनए को, कि भैया तुमको बनाए हैं हम इसी काम के लिए। आरएनए बनाने के बाद क्या बोला? हम तुमको बनाए हैं इसी काम के लिए कि हेंस फॉरवर्ड यू विल बी जेनेटिक मटेरियल। नाउ यू हैव बिकम डबल स्ट्रैंडेड, यू हैव बिकम मोर स्टेबल, यू हैव थायामीन इंस्टेड ऑफ यूरासिल। आपके दो बॉन्डिंग के बीच में देयर आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग से बन गया। ये सभी चीजें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगी एंड स्ट्रैंड बिकम मोर स्टेबल, और ये डीएनए का धागा क्या हो गया? अब ज्यादा स्टेबल हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? हेंसफोर्थ डीएनए बिकम जेनेटिक मटेरियल। इन्हीं सब कारणों से डीएनए अब जेनेटिक मटेरियल हो गया। इन्हीं सब कारणों से क्या हो गया? डीएनए इज नाउ जेनेटिक मटेरियल। तो आरएनए वर्ल्ड तुम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब आरएनए वर्ल्ड के बाद हम लोग इस टॉपिक के सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन पे पहुंच गए, विच इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। टॉपिक का नाम होगा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब हम लोग ये कह रहे थे कि सबसे अच्छे टॉपिक पे आ गए, डीएनए रेप्लिकेशन। और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एक हम रस्सी लाए हैं, इस पूरे प्रोसेस को यहां समझाते हैं। सबसे पहले हम वर्कआउट करते हैं। इस वर्कआउट से तुमको फिजिकली तुम्हारे दिमाग में डीएनए रेप्लिकेशन कैसे हो रहा था ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फिर हम लोग आते हैं लिटरली हम लोगों को क्या क्या जानना है ना? लिटरली हम लोगों को जानना क्या क्या, लेकिन हो कैसे रहा पहले ये समझते हैं। इस पूरे बात को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग डीएनए का नेचर देखते हैं। डीएनए इस रस्सी की तरह डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। देखो दो हेलिक्स है, दो थ्रेड है जो राइट हैंड साइड में कॉइल किया हुआ है, जो राइट हैंड साइड में कॉइल किया हुआ है। और तुम लोग को हम ये पहले क्लास में बता चुके हैं कि ये जो कवरिंग था ना, ये जो कॉइलिंग हो रहा था, उसमें जो एक कंप्लीट टर्न होता है, इसी कंप्लीट टर्न को हेलिक्स कहते हैं। कहीं से भी शुरुआत किए थे तो हेलिक्स दिखाए थे तुम लोगों को। अब हम लोग यहीं से शुरू करो। ये मान लो डीएनए है, तो डीएनए में नया डीएनए बनेगा तो इसको रेप्लिकेशन कह देंगे। और ये जो मेथड हम लोग बताने जा रहे हैं, ये वॉटसन एंड क्रिक नामक साइंटिस्ट इस पे वर्कआउट किए थे। साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। डबल हेलिकल मॉडल वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक, एंड इट वाज वॉटसन एंड क्रिक हु प्रपोज्ड द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। वो इसी बात को, रेप्लिकेशन को भी वॉटसन एंड क्रिक ही समझाए।
पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, उसमें एक थ्रेड का ये एंड 5 प्राइम एंड अगर है तो दूसरे का ये नीचे वाला एंड को 3 प्राइम एंड कहते हैं। ये हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है। तो डीएनए का थ्रेड तभी रेप्लिकेट करेगा जब ये खुलेगा, और इसमें जहां से रेप्लिकेशन शुरू होगा उस जगह पे एक पॉइंट होगा जिसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहेंगे। जहां से रेप्लिकेशन ओरिजिनेट करेगा, शुरू करेगा, उस जगह का नाम क्या करेंगे? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब हम लोग यहां पे कुछ जानकारी की बात बताते हैं। कई बार डीएनए में, ये डीएनए है मान लो, इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अगर नहीं है तो हम इस डीएनए को रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से एक इसमें बैक्टीरिया का डीएनए डाल दिए, ठीक है, तो काट के, और बैक्टीरिया के बॉडी में इसको डाल दिए, तो वेक्टर का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसमें आ गया। तो वेक्टर के बॉडी से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को यूज कर सकते हैं। ये हम लोग लैब की बात कर रहे हैं। जब हम लोग लैब में ये काम कर रहे हैं तो वेक्टर एक लिए, उसके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को हम यहां पे डाल सकते हैं। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जरूरी है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस के लिए वेक्टर जरूरी है। वेक्टर के ओरिजिन, वेक्टर इज नीडेड फॉर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, पहली बात हम लोग बताए। और प्रोकैरियोट्स के केस में, बैक्टीरिया में वन सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो सकता है। एक ही जगह पे एक ही पॉइंट हो सकता है, वन पॉइंट इज देयर। लेकिन यूकैरियोट के केस में बहुत से जगह पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का पॉइंट मिलता है। मेनी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज देयर। ओरिजिन का मतलब यहां से शुरुआत कर रहे हैं तो यही है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहां से शुरुआत कर रहे हैं तो यही वाला पॉइंट होगा। यहां से शुरुआत करेंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा। जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी उस पॉइंट को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहेंगे। एक पॉइंट। दूसरा, जब भी रेप्लिकेशन होगा उसके लिए थ्रेड को खोलना पड़ेगा। थ्रेड को क्या करना पड़ेगा? खोलना पड़ेगा। अब तुम देखो तो इस खोलने को बाइंडिंग का उल्टा हुआ अनवाइंडेज, वाइंड अनवाइंडेज, बाइंड अनवाइंडेज, इस खोलने को अनवाइंडेज कहेंगे। अनवाइंडेज करने के लिए खोल रहे हैं तो देखो तो हाथ से ताकत लगा रहे हैं ना, ताकत लगा रहे हैं। तो खोलने में जो ताकत लग रहा है इससे एक बात का पता चल रहा है, अनवाइंडिंग करने में एनर्जी इज नीडेड। किसकी जरूरत है? एनर्जी इज नीडेड। किस काम के लिए? अनवाइंडिंग करने के लिए। यह पॉइंट आपको क्लियर हो गया? अनवाइंडिंग करने के लिए किसकी जरूरत है? बोलो। अनवाइंडिंग करने के लिए एटीपी की जरूरत है। एनर्जी बेस्ड प्रोसेस है। अच्छा, अब देखो जरा ध्यान से। अब ये देखने में कैसा लग रहा है? चिमटा के समान लग रहा है, फॉर्क के समान लग रहा है। इसको वाई फॉर्क भी कहते हैं। वाई शेप्ड लग रहा है, देखो लग रहा है ना, ये वाई शेप्ड लग रहा है। हम यहां पे लाए हैं आप लोग को दिखाने के लिए, और विजुअल देखोगे तो तुमको लगेगा, है ना, ये विजुअल देखोगे तो तुमको लगेगा अरे इतना ईजी है, और सच में ये ईजी है, सच में इजी है। तो ये वाई फॉर्क वाई के समान लग रहा था, या चिमटा के समान लगता है? जो रोटी बनाने वाला चिमटा होता, फॉर्क होता, उसके समान लग रहा है। तो यहां पे हम लोग देखना शुरू करते हैं। अब आ जाओ, जो ही इसको खोलते हैं ना तो ऊपर में कॉइलिंग बढ़ती है। देखते जाओ, ऊपर में कॉइलिंग बढ़ रही है ना, ऊपर में एक डेंस कॉइलिंग होती है। इसीलिए अगर हम इसको खोलने के बाद फिर से छोड़ दें तो ये फिर से रिकॉइल करेगा। तो खोलने के बाद वो रिकॉइल नहीं करे, इसके लिए इस रस्सी पे हम वैक्स लगा सकते हैं। खोलने के बाद हम इसको वैक्स लगा देंगे तो ये सीधा हो जाएगा। लेकिन यहां भी हम लोग टॉप पे सुपर कॉइलिंग होगी। जैसे जैसे ये खुलेगा ऊपर की तरफ कॉइलिंग और डेंस होती जाएगी। उसको रिलीज करने के लिए टॉप पे एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, एक एंजाइम को यूज करते हैं। उस टॉप पे यहां पे एकदम कंडेंस हो जाएगा। जैसे जैसे खुलेगा उस टॉप पे मिलने वाले सुपर कॉइलिंग को रिलीज करने के लिए टॉप पे आइसोमरेज एंजाइम को यूज करके उसके टेंशन को रिलीज करते हैं। ठीक है,
प्रोसेस जरा समझते जाना, और उस प्रोसेस का कन्वर्सन करेंगे अभी हम लोग। और देखो अब दूसरी बात, अब जैसे ही आरएनए डीएनए से आरएनए बनना शुरू, डीएनए से डीएनए बनेगा, तो जैसे ही किसी चीज की शुरुआत होती है एक मंत्री जी पहुंच जाते हैं। एक कोई अच्छा सा काम करना तो एक मंत्री जी पहुंचेंगे, और मंत्री जी आते ही क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि हमको इनॉग्रेट करने दीजिए। भाई आप लोग बाद में बनाइएगा, पिलर उलर डालिएगा बाद में, आप पुल बाद में बनाइएगा, पहले हमको इनॉग्रेट करने दीजिए, मेरा धंधा यही है, नहीं मेरा काम ही यही है। तो ये देखो, ये है मंत्री जी, ये है मंत्री जी, इसका काम ही है, इसका नाम भी है, लाल रंग से ये लाए हैं इसीलिए क्योंकि इसका नाम है आरएनए प्राइमर। आरएनए, आर फॉर रेड, आरएनए प्राइमर। ये पहले आएगा, ये आया, मंत्री जी इनॉग्रेट किया, और ये ऊपर आगे बढ़ता गया, और अब नया बेस आना शुरू किया, ये खुल गया, डीएनए खुल गया, डीएनए क्या हुआ, खुल गया, और बेस पेयर नया आना शुरू हुआ। ए के बगल में क्या आएगा, टी आ गया, जी के बगल में सी आ गया, सी के बगल में टी आ गया, जी आ गया, टी के बगल में ए आ गया। इस तरह से ये व्हाइट वाले थ्रेड के बगल में एक नया डीएनए का, एक नया नाइट्रोजन बेसिस का कंटेंट आना शुरू हो गया। नाइट्रोजन बेसिस के कंटेंट को अब जोड़ना होगा, तो जोड़ने के लिए एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम होगा, डीएनए बन रहा है और डीएनए पे डिपेंडेबल है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, पॉली मतलब मेनी, मरेज मर्ज करना, डीएनए बनाना था, इसीलिए एंजाइम का नाम हो गया डीएनए पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट। तो पहले बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट, उसके बाद बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये काम करना शुरू करेगा, और 1 सेकेंड में, ध्यान से सुनना, 1 सेकेंड में कितने 20,000 1 2 3 4, 1 सेकेंड में 2000 बेस पेयर को देखो कितनी तेजी से जोड़ा, 2000 बेस पेयर। अभी तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 लिखे हैं, इधर भी 6 है, तो 6 नहीं बल्कि 2000 बेस पेयर को जोड़ देगा, बहुत तेजी से जोड़ने का काम करेगा। और ये देखो बहुत मजेदार बात, इतनी तेजी से जोड़ने में कभी एरर नहीं करता है, कभी इससे गलती नहीं होती है। ऐसा नहीं कि तेजी से जोड़ दिए तो एक कोई छूट गया, कभी ऐसा नहीं हुआ है। हम लोग जब भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, ये 2000 बेस पेयर को 1 सेकेंड में परफेक्टली जोड़ के आगे बढ़ जाता है। सबका काम आगे के बताते जा रहे हैं हम लोग। लेकिन ये जो बेस पेयर की बात बोले उसका नाम क्या बताएं हम लोग, ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है यूकैरियोट्स में। अगर प्रोकैरियोट्स में ये काम हो रहा है तो वहां पे डीएनए हम लोग फिर आगे बताएंगे। चलो पहले एक ही सीक्वेंस में चलते हैं, तो स्टेप वाइज शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप 1, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का मतलब क्या होता है। रेप्लिका मतलब होता है जैसा खुद है वैसे ही चीजों को बनाना। रेप्लिका कॉपी एकदम है, 100% कॉपी। तुम अपने मिरर के सामने खड़े हो गए, तुम्हारा रेप्लिका बाहर तुम्हारे मिरर के अंदर दिख रहा है, दिस इज व्हाट रेप्लिका। तो ये अपना मिरर इमेज बनाएगा। डीएनए का रेप्लिकेशन, एक डीएनए अपने जैसे ही किसी दूसरे डीएनए को बनाने जा रहा है, इसीलिए हेडिंग का नाम रखे हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। एक एक करके स्टेप देखना, कोई पॉइंट्स में अगर डाउट होगा मैं रिपीट करूंगा। वैसे डाउट की गुंजाइश तो नहीं रहेगी, है ना, डाउट की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहेगी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, डीएनए के बारे में जानते थे हम लोग, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो चलो पहला पॉइंट लिखें, डीएनए इज व्हाट, इट इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और दोनों थ्रेड को अब हम लोग टेम्पलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ये थ्रेड और ये थ्रेड दोनों ही टेम्पलेट कहलाता है। बोथ स्ट्रैंड्स आर टर्म्ड एज टेम्पलेट, दोनों थ्रेड को टेम्पलेट कहते हैं। अब ये जब रेप्लिकेशन होगा, ये पुराना थ्रेड और इसके बगल में एक डीएनए का नया थ्रेड बन जाएगा और इन दोनों थ्रेड में बाइंडिंग हो जाएगी। उसी तरह से ये एक पुराना थ्रेड हो गया, इसके बगल में भी एक नया थ्रेड बनेगा और इन दोनों के बीच में बाइंडिंग हो जाएगी। तो 1 से 2 डीएनए बनने के बाद इस नए वाले डीएनए में एक पुराना थ्रेड रहेगा, एक नया रहेगा। अगर दोनों नया होता
या जैसे कि ये दोनों बनता और ये दोनों आपस में कॉइल कर जाता और ये पुराना फिर कॉइल कर जाता। एक मेथड ये हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, ये खुलता गया, ये खुलता गया, ये खुलता गया और इसके एक थ्रेड पे पुराना के एक थ्रेड पे नया थ्रेड आ गया और ये पुराना और नया आपस में मिल गया। इसीलिए मॉडल का नाम सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन रखे। कंजर्वेटिव क्या होता, पुराने ख्यालात के अगर ये दोनों आपस में मिल जाता वापस तो कहते कंजर्वेटिव मॉडल है, लेकिन एक नया एक पुराना आ गया, इसीलिए सेमी शब्द का प्रयोग किया। आधा कंजर्वेटिव है, आधा पुराने ख्याल का है, आधा ही कंजर्वेटिव है, तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। जितनी बात बताए हैं उसी को देखो यहां पे हम लोग लैंग्वेज में लिख रहे हैं, प्रोसेस तुमको समझा रहे थे। तीसरी बात, रेप्लिकेशन के बाद एंजाइम कौन सा आया, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। नाम कैसे पढ़ा हम लोग जानते हैं, पॉली मतलब मेनी, मर मतलब मर्ज करना, बहुत से मॉलिक्यूल को ये मर्ज करेगा, डीएनए पे डिपेंडेबल है, एंजाइम का नाम रख दिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसका काम क्या होगा, ये बहुत फास्टली 2000 बेस पेयर पर सेकेंड की स्पीड से जोड़ने का काम करता है। इस स्पीड से जोड़ने के बाद हम लोग ई कोलाई में वर्कआउट किए, ई कोलाई में 4.6 इंटू 10 टू द पावर बेस पेयर था। इतने सारे बेस पेयर को जोड़ के एक नया डीएनए बनाने में सिर्फ 38 मिनट लगा, सिर्फ 38 मिनट्स लगा। तो ये पॉइंट्स तुम्हारा क्लियर हो गया। कितना मिनट लगा, सिर्फ 38 मिनट्स लगा, है ना। तो चलो ये हम लोग अभी क्लियर हो गया हम लोगों को। अब हम लोग आते हैं, हम लोग क्या बताएं, हर डीएनए में शुरुआत में इसमें जहां से शुरू करेंगे वहां पे एक पॉइंट होना चाहिए, उस पॉइंट का नाम होगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। कभी कभी अगर हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, लैब में बनाने जा रहे हैं और हमको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं दिख रहा है, तो उस डीएनए को रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बैक्टीरियल डीएनए से जोड़ देंगे और फिर इसमें कल्चर करेंगे तो ये वेक्टर से इसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मिल जाएगा। हेंस डीएनए इफ नीड, अगर जरूरत पड़ेगी, इफ नीडेड, नहीं जरूरत है तो नहीं करेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी रिक्वायर्ड वेक्टर, वेक्टर प्रोवाइड ओआरआई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। कौन प्रोवाइड कर दिया भाई, जरा सोचो, कौन प्रोवाइड किया, वो वेक्टर प्रोवाइड कर दिया। लेकिन कब, हमेशा नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो। अब आ जाते हैं, ये जो शुरुआत होगी प्रोकैरियोट्स में कितना होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज देयर। यूकैरियोट्स में बहुत से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, मेनी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज देयर। यूकैरियोट्स में बहुत से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो गए। ये तुम्हारा नीट का क्वेश्चन हो सकता है। इन प्रोकैरियोट्स there is a single origin of replication, in eukaryotes many origin of replication is there. Origin of replication is provided by, option हो जाएगा by vector, by vector, by vector। अब हम लोग शुरू करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें एनर्जी एक्टिवेशन करना पड़ेगा। एनर्जी एटीपी से हमको मिलता है, तो ये एटीपी कैसे बना, हमको एक्टिव करना पड़ा। किसको, तो देखो एडेनिन, ये ए डी लिखा हुआ, डी ऑक्सी एडेनिन मोनोफॉस्फेट, डी यहां पे फिर लिखेंगे डी ऑक्सी गुआनिन मोनोफॉस्फेट, यहां पे लिखे डी ऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, यहां पे लिखे डी ऑक्सी थायमीन मोनोफॉस्फेट। ये मोनोफॉस्फेट को ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करना, तभी ना उससे एनर्जी मिलेगा। एनर्जी तुमको पता है, एकदम बचपन से सुनते आए हो, एटीपी एटीपी एटीपी। तो एटीपी में पहले कन्वर्सन करने के लिए H3PO4 से ये फॉस्फेट लेता है और एनर्जी यूज करके एटीपी बना के, जीटीपी बना के, सीटीपी बना के और टीटीपी थायमीन ट्राइफॉस्फेट बना के रख देता है। तो पहले एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया, किससे बना, मोनोफॉस्फेट से। दूसरा क्या बना, गुआनिन ट्राइफॉस्फेट बन गया, किससे बना, मोनोफॉस्फेट से। तीसरा क्या बना, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया, किससे बना, मोनोफॉस्फेट से। चौथा क्या बना,
थायामीन ट्राइफॉस्फेट किससे बना? मोनोफॉस्फेट से। जब ये बन रहा था, हम बताए तुमको, ये खोल रहे थे ना, तो हमको हाथ से ताकत लगाना पड़ रहा था। यही ताकत व्हाट था? यही ताकत एनर्जी एटीपी था। तो उसके पहले खा वा के आए, हम तैयार हुए, कॉफी पिए, चाय पिए, हॉर्लिक्स पिए। क्यों? क्योंकि डीएनए को खोलना था। तो एनर्जी को पहले बना के आए थे, तैयार होके आए थे, एनर्जी को पहले बना के आए थे, और वो जो एनर्जी बनाए थे वही प्रोसेस दिखा रहे थे। एनर्जी तैयार किए थे फ्रॉम H3PO4 एंड एनर्जी से एटीपी को स्टोर करके आए थे। इसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। ये है डीऑक्सी एडेनिन, है ना, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट एंड डीऑक्सी थायामीन मोनोफॉस्फेट। इन सब का कन्वर्सन कर दिए, किसमें? सबके ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्सन कर दिए। अब हमारे पास एनर्जी रिच कंपाउंड भी बन गया। अब हम लोग शुरुआत करेंगे अनवाइंडिंग, ऐसे करके खोलना शुरू किए। इसको हेलिकल स्ट्रक्चर को, हेलिक्स को, ये तो हेलिक्स है, इसको खोलना शुरू किए, ऐसे करके खोलना शुरू किए। अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स, और ये एक एंजाइम काम कर रहा था, उसका नाम था हेलिकेज। एज लगा देंगे, टाइटल बता चुके हैं, एज लगा दिए। एनर्जी जैसे ही एज लगाएंगे, ये तुमको मालूम हो गया ये किसका टाइटल होता है? एंजाइम का। ASE इज द टाइटल ऑफ एंजाइम। खोलेगा किसका? हेलिकल स्ट्रक्चर को, इसीलिए एंजाइम का नाम हेलिकेज। याद हो गया? अब हेलिकेज बिना एनर्जी के काम कर पाएगा? नहीं, इसको एनर्जी चाहिए। कॉफी पिला देना भैया, हॉर्लिक्स पिला देना, किसको? हेलिकेज को। रिक्वायर्ड एटीपी, इसको क्या चाहिए? इसको एटीपी चाहिए, इसको एटीपी चाहिए। किसको चाहिए? हेलिकेज एंजाइम को चाहिए। अब जैसे ही खुला, ये कैसा हो गया? वाई शेप्ड हो गया। कैसा हो गया? देखो जरा, वाई शेप्ड हो गया। खुलने के बाद कैसा हो गया? वाई शेप्ड हो गया। रेप्लिकेशन फॉर्क, अब ये चिमटा के समान हो गया। इसको फॉर्क भी कहते हैं, रेप्लिकेशन के समय बना, इसीलिए रेप्लिकेशन फॉर्क भी कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क भी कहते हैं। अब देखो ध्यान से, ये जो ऐसे कॉइलिंग हुआ ना, तो यहां पे सुपर कॉइलिंग हो गया। उस सुपर कॉइलिंग को फिर रिलीज करना था, उसके टेंशन को रिलीज करना था। यहां पे टेंशन को रिलीज करने के लिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन को हम लोग यूज करते हैं। ये मोम की तरह, वैक्स की तरह काम किया, ताकि ऊपर के जो सुपर कॉइलिंग हो रही थी वो स्ट्रेट हो जाए। वहां पे जो बहुत डेंस कॉइलिंग हो रही थी उसको रिलीज करने के लिए सिंगल स्ट्रैंड प्रोटीन SSBP बाइंड करेगा वो प्रोटीन, इसीलिए पूरा नाम हुआ SSBP, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन कह रहे थे। और ये क्या किया? अब ये रिलैक्स करेगा, ऊपर के पोर्शन को रिलीज करेगा, टेंशन को खत्म करना शुरू करेगा। तो ये तीसरा स्टेप जान गए, अनवाइंडिंग ऑफ हेलिकेज। उसके बाद ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर का होना और सुपर कॉइलिंग का एंड हो जाना। टेंशन को टोपो आइसोमरेज नामक एंजाइम क्या करेगा? ये यूकैरियोट्स में टोपो आइसोमरेज पाया जाता है, टोपो आइसोमरेज। लेकिन फिर हम लोग लिखे होंगे इलोंगेशन। अब क्या होगा यहां पे? लेकिन यहां पे कुछ लिखे होंगे हम लोग, देखो टोपो आइसोमरेज यूकैरियोट्स में पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में गाइरेज नामक एंजाइम पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में गाइरेज नामक एंजाइम पाया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर, अब ये खुल गया। अब यहां पे वो मंत्री जी आए और आते ही बोले हम शुरुआत करेंगे और न्यू डालेंगे। तो ये था आरएनए प्राइमर, ये डाल दिया और ये आगे आगे बढ़ना शुरू किया। अब इसके सामने हर नाइट्रोजन बेसिस के सामने नया बेस आना शुरू हुआ। लेकिन जब तक मंत्री जी इसका इनॉग्रेशन नहीं किए थे, तब तक ये इलोंगेशन करके आगे थ्रेड नहीं बन रहा था। तो थ्रेड जैसे ही बनेगा नया, उसकी शुरुआत कौन करेगा? फॉर्मेशन विल बी बाय प्राइमर। इसका नाम क्या रखे? आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर, क्या नाम रखेंगे इसका? आरएनए प्राइमर। सिंगल स्ट्रैंड है, आरएनए है, छोटा सा स्ट्रैंड आया, ये छोटा सा स्ट्रैंड आया, इसका नाम रखे आरएनए प्राइमर। ये कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता गया और जब ये पूरा थ्रेड बन गया तो ये निकल गया। फिर मंत्री जी दूसरे जगह, फिर मंत्री जी तीसरे जगह। कोई काम तो है नहीं, सिर्फ इनॉग्रेट करना है, इनको तो बनाना नहीं है, इनका काम है इनॉग्रेट करना। तो फंक्शन ऑफ आरएनए इज टू इनॉग्रेट।
और जब ये बनाने के समय स्टार्ट कर देगा फिर ये धीरे धीरे निकल जाएगा और बाकी के डीएनए के बेसिस में पेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रेन ऑफ आरएनए, और इसका नाम रखेंगे बाय प्राइमेज। ये कौन बनाया? एंजाइम बनाया। ये कौन बनाया? इसको भी एंजाइम बनाया। आरएनए प्राइमर को बनाने वाले एंजाइम का नाम हम लोग जानते हैं, ए से लगा देंगे, प्राइमेज। देखो कितना आसान है, किसी भी काम के बाद एज लगा दो, उसका नाम हमको नहीं रटना। प्राइमेज, आरएनए प्राइमर को कौन बनाया? प्राइमेज नामक एंजाइम बनाया और बन गया भाई, बन गया, स्टार्ट हो गया आरएनए बनना। ये फैक्ट्री चालू हो गई, बनना शुरू हो गया, आरएनए बनना शुरू हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। इलोंगेशन, अब ये इलोंगेट करेगा। रेप्लिकेशन कॉन्टिन्यूस, है ना, ऑन वन टेम्पलेट। अब देखो, अब तो 2 थ्रेड बना, यहां पे फिर कहानी थोड़ी पेचीदा हो गई। एक थ्रेड के एक एंड पे 5 प्राइम एंड है और दूसरा था डीएनए का 3 प्राइम एंड वाला। तो इसके सामने जो नया थ्रेड बन रहा था उसकी शुरुआत हुई 5 प्राइम एंड से। हमेशा, अब एक लाइन हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लेना, डीएनए से डीएनए बने या डीएनए से आरएनए बने, बनेगा अपने 5 प्राइम एंड से अपने 3 प्राइम एंड की ओर, अपने 5 प्राइम एंड से अपने 3 प्राइम एंड की ओर बनेगा। तो इसमें तो मालूम हो गया कि यहां से बनेगा, नीचे से बनेगा। इस थ्रेड के बारे में जानकारी मिल गई, क्योंकि इसके इस एंड पे 3 प्राइम एंड था और ये हमेशा थ्रेड कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ये दोनों आपस में जुड़ गया, ये दोनों आपस में ज्वाइंट कर गया। और ज्वाइंट कर गया कब करेगा? चूंकि ये 3 प्राइम एंड था, यहां पे 5 प्राइम एंड आ गया और ये कंटिन्यूअसली काम करने लगा, बनने लगा। अब इस टेम्पलेट को, इस धागे को जिस पे कंटिन्यूअसली ये डीएनए का दूसरा थ्रेड बन रहा था, इसको लीडिंग, ये लीड कर गया पूरे गेम में। ये लीडर हो गया, इसको लीडिंग स्ट्रैंड कहने लगे। क्या नाम रखे इसका? लीडिंग स्ट्रैंड। अब जरा इस थ्रेड के बारे में सोचो, इस थ्रेड में यहां पे 5 प्राइम एंड है और यहां पे तब दूसरे नए थ्रेड का 3 प्राइम एंड आएगा। यहां से तो कभी शुरुआत होगी ही नहीं, क्योंकि अभी अभी बताए डीएनए से डीएनए बने या डीएनए से आरएनए बने, बनेगा अपने 5 प्राइम एंड से अपने 3 प्राइम एंड की ओर। तो जितना धागा खुला उसमें दूसरे एंड को ये मान लिया 5 प्राइम एंड, यहां पे ये मान लिया कि ये वाला जहां तक खुला डीएनए छोटे छोटे टुकड़े में अब खुलना शुरू हो रहा है। तो एक में तो कंटिन्यूअसली बना, दूसरे में क्या हुआ? ये 5 प्राइम एंड हो गया, यहां से नीचे की तरफ बना एक छोटा सा टुकड़ा डीएनए का। तो यहां पे 5 प्राइम एंड आया और नीचे 3 प्राइम एंड आया, फिर ये और खुला, फिर यहां पे एक 5 प्राइम एंड आया, यहां पे 3 प्राइम एंड आया, फिर यहां पे 5 प्राइम एंड आया, फिर 3 प्राइम पॉइंट आया। इस तरह से छोटे 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 टुकड़े में इस थ्रेड में डीएनए छोटे 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 टुकड़े में बन रहा था। इस थ्रेड को टेम्पलेट को लैगिंग थ्रेड कहने लगे। एक का नाम रखे हैं लीडिंग और दूसरे का नाम रखे लैगिंग। क्या नाम रखे? लैगिंग। ये थोड़ा उससे पीछे होगा और ये लीड कर रहा होगा। एक का नाम रखे लीडिंग और दूसरे का नाम रखे लैगिंग स्ट्रेन। और ये जो छोटा छोटा टुकड़ा बन रहा था, इसको ओकाजाकी नामक साइंटिस्ट बताए थे, इसीलिए इसका नाम रखे ओकाजाकी फ्रैगमेंट। क्या नाम रख दिया इसका? ओकाजाकी फ्रैगमेंट। क्या नाम रखे इसका? ओकाजाकी फ्रैगमेंट। तो ये था ओकाजाकी फ्रैगमेंट। अब जितने भी ओकाजाकी फ्रैगमेंट थे, अब ये आपस में जुड़ जाएंगे और ये थ्रेड भी कंटिन्यू हो गया। जितना भी बड़ा बनना था, ये थ्रेड भी कंटिन्यू हो गया। तो ये था पुराना थ्रेड, ये था नया थ्रेड, ये था पुराना थ्रेड, ये था नया थ्रेड। मतलब इस धागे पे एक पे तो कंटिन्यूअसली नीचे से ऊपर तक थ्रेड बन रहा था, दूसरे में छोटे 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 टुकड़े में बन रहा था, जिन टुकड़ों को ओकाजाकी फ्रैगमेंट कह रहे थे। और वो टुकड़े बाद में आपस में जुड़ गए
और कंटिन्यूएशन में बन गया, और ये नया वाला आपस में कॉइल कर गया, ये पुराना और ये नया वाला भी आपस में कॉइल कर गया। एक को लीडिंग बोले, दूसरे को लैगिंग बोले, एक को कंटिन्यूअस बोले, एक को डिसकंटिन्यूअस। जो रुक रुक के बन रहा था उसको डिसकंटिन्यूअस बोले, और जो सीधा बन रहा था, स्ट्रेट बन रहा था, उसको कॉन्टिन्यूअस कह दिए। तो अब आगे पढ़ते हैं, और बहुत मजा आ गया होगा तुम लोग को, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रैंड जान गए, इलोंगेशन जान गए, रेप्लिकेशन कॉन्टिन्यूज ऑन वन थ्रेड, है ना, लीडिंग स्ट्रैंड, और डिसकंटिन्यूअस इन अदर, और उस अदर का नाम रखे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट, और फाइनली ये रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। फाइनली रेप्लिकेशन का प्रोसेस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो प्रोबेबली तुमको बहुत मजा आया होगा। पूरे रेप्लिकेशन को हम लोग बहुत डिटेल्स में और फिजिकली तुमको समझाने का प्रयास किए, और ये जो तुमको मजा आया होगा, अब तुम्हारे क्वेश्चंस में देखो जितने एंजाइम का नाम लिखे हैं, सभी एंजाइम्स नीट के एग्जामिनेशन में कोई भी, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। जितनी बात बताए हैं, ईच एंड एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट। तो आपको ध्यान रखना है, यहां पे जितनी बातें बताए हैं, फिर से एक बार सोचना, हमेशा रात के वक्त सोने से पहले सोचो कि आज हम जो पढ़े थे उसको सोचो, तो रिकॉल करो। अगर ऐसा करते हैं, रिकॉल करते हैं ना, तो तुम्हारी समझने की, तुम्हारी रिकॉलिंग की, तुम्हारी मेमोरी, सब चीज इंक्रीज करती जाएगी। और तुम जब रिकॉल करोगे ना, तो तुमको यह भी रिकॉल होगा कि ये पॉइंट मेरा कुछ छूट रहा है, और अगर उसी समय उठ के फिर से देख लिए, तो याद रखना कभी भी तुम लोगों का कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। अगर 11 बजे रात में, 12 बजे रात में सोने जा रहे हो और कोई चीज रिकॉल कर रहे हो, अगर कुछ लगा कि नहीं कुछ छूट रहा है, और तुरंत फिर कॉपी निकाल के अगर देख लिए, तो याद रखना कभी भी फिर दोबारा नहीं भूलोगे। दिस शुड बी द मेथड। तुमको 100% इन्वॉल्व हो जाना होगा बच्चों। मेडिकल के लिए सुबह उठे और रात में सोए, कब सवेरा हुआ और कब रात आ गई तुमको पता ही नहीं चलना चाहिए। फुल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अगर डेविएशन आ गया ना बच्चों, इस एज में किसी भी तरह का डेविएशन आ गया, तो पक्की बात है मेडिकल नहीं होगा। बाकी किसी भी नौकरी में तुम चले जाओगे डेविएशन आने के बाद, बट मेडिकल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सीट के लिए आपको 600 नंबर लाना है, आपको तन मन धन से लगा रहना पड़ेगा बच्चों। और हम आपको 325 to 340 के बीच की तैयारी करा रहे हैं। इस लेवल पे हम आपको पढ़ा रहे हैं कि बायोलॉजी में 340 तक आप स्कोर करने के लायक हो जाएं, बशर्ते हम जितना मेहनत कर रहे हैं उससे 2 गुना 5 गुना ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। बार बार एनसीईआरटी पढ़ना होगा। कंटेंट हम लोग दे रहे हैं, आप कंटेंट को देखते चले जाइए, और उसके बाद हम लोग फिर बैठेंगे। तो चलो वंस अगेन आप सबों को बेस्ट ऑफ लक, और मेरी तरफ से, और सबको ही बहुत अच्छे से रहो। ये कोविड का टाइम है, तो हम लोग सबको ही थोड़ा सेफ रहना है, सबको ही सेफ रहो, और घर में पढ़ाई बहुत जम के करो, ठीक है ना। तो ये हमारा कंटेंट था पहला। इसमें आज हम लोग 2 टॉपिक डिस्कशन किए। पहला था आरएनए वॉल्ट और दूसरा था रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रेग, राइट। तो बाय बच्चों, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिल रहे हैं।